please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक से 11,400 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। बैंक की तरफ से सीबीआई को 2 और शिकायतें मिलने के बाद ईडी ने घोटाले से जुड़े 280 करोड़ के एक मामले में सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाकर कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी ने वित्त मंत्रालय के आदेश पर नीरव मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले बैंक की शिकायत पर 280 करोड़ के घोटाले में सीबीआई एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही थी। बैंक के मुताबिक नीरव मोदी ने फर्जी तरीकों से बैंक से हजारों करोड़ रुपए का लोन लेकर विदेश में निवेश किया। घोटाले का पता चलने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करवाई और 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। वहीं गीतांजलि, गिन्नी और नक्षत्र जैसी गहनों की कंपनियां सीबीआई के रडार पर हैं। मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में 11,400 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल बैंक में सैकड़ों करोड़ रुपए के लेन देन से बैंक को गड़बड़ी का शक हुआ। पीएनबी ने जांच करने के लिए सीबीआई और बीएसई को मामले की जानकारी भी दी। ये मामला गहनों के कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ जांच से जुड़ा हुआ है। दरअसल पिछले हफ्ते ही बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने नीरव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वित्त मंत्रालय के आदेश पर ईडी ने 280 करोड़ के घोटाले में नीरव पर केस दर्ज किया। नीरव मोदी पर आरोप है कि एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए घोटाला किया। हांगकांग से भारतीय बैंकों की शाखाओं से एलओयू के जरिए पीएनबी से पैसा लिया गया। इसके अलावा सेबी और आरबीआई जांच को लेकर हांगकांग की वित्तीय जांच एजेंसी के संपर्क में भी हैं। गीतांजलि, गिन्नी और नक्षत्र जैसी गहनों की कंपनियां सीबीआई के रडार पर हैं। बैंक ने 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, 10 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। घोटाले की खबर से बीएसई में पीएनबी का शेयर करीब 10% तक लुढ़क गया। Don't think this is out of control or too big a worry at this point. That's my broad sense again. But as I said, I officially don't deal with this. हालांकि वित्त मंत्रालय ने दावा किया है कि पीएनबी में गड़बड़ी का मामला अभी हाथ से निकला नहीं है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की। पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि इन महाघोटालों से किसको फायदा पहुंच रहा है और ये पैसा किसकी तिजोरियों में जा रहा है, प्रधान चौकीदार जी। आपको बताते हैं नीरव मोदी कौन है। 47 साल के नीरव मोदी मुंबई के रहने वाले हैं। बेल्जियम में पले बड़े हैं और नीरव ने भारत आकर अपने चाचा के साथ हीरे के गहनों का कारोबार सीखा। तो नीरव मोदी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार नीरव मोदी है कौन। 47 साल इनकी उम्र है, मुंबई के रहने वाले हैं, बेल्जियम में पले बड़े हैं और चाचा के साथ हीरे के गहनों का कारोबार इन्होंने सीखा। नीरव ने नीरव मोदी नाम से अपना गहनों का कारोबार शुरू किया। 16 स्टोर खोले। नीरव का कारोबार दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन और मकाऊ तक फैला हुआ है। साल 2017 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स लिस्ट में नीरव 85वें नंबर पर थे। नीरव मोदी की कुल संपत्ति करीब 12,000 करोड़ रुपए है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान के एक समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा और उनके शहीद सैनिकों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया, जिसमें ओवैसी ने सुंजवा हमले में शहीद होने वाले सैनिकों के धर्म का मुद्दा उठाया था। लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू ने ओवैसी के बयान के जवाब में सेना को सर्वधर्म स्थल यानी सभी धर्मों वाली जगह करार दिया। We do not communalize any of them. It is only for people who don't know the inside of the functioning of the armed forces. अवार्ड सेरेमनी के दौरान उन्होंने हाल ही में आतंकी हमलों में सुरक्षा व्यवस्था में चूक पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी बताई। इस समारोह में सेना की उत्तरी कमान ने उन वीर सैनिकों और उनके परिवार वालों को सम्मानित किया जिन्होंने सरहद पर बहादुरी दिखाते हुए आतंकियों को मार गिराया। दिल्ली के द्वारका इलाके के सेक्टर 23 थाने में खड़ा एक लड़का मोबाइल फोन पर अपने भाई की फोटो दिखाने लगा। इस लड़के का आरोप है कि उसके भाई फिरोज खान की गैंग वॉर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को 2 लोगों ने अंजाम दिया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि संजय नाम का एक आरोपी मौके से फरार हो गया। वारदात की खबर लगते ही मृतक फिरोज का भाई थाने पहुंचा। उसने आरोप लगाया कि सिवान के रहने वाले एक अपराधी ने उसके भाई की हत्या करवाई। रईस खान है, उनके साथ मैंने बहुत सारे लोग मिले जुले हैं कि हमारे भाई को जड़ हटाने के लिए रास्ते। मृतक फिरोज खान का आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। हालांकि मृतक के भाई ने कत्ल के पीछे जमीन के सौदे को वजह बताया है। जमीन खरीद रहे हैं, मैं भी जाके उसमें खरीद रहा हूँ, तो वो कह रहे कि नहीं पैसा ज्यादा लूंगा। तब मैंने तीसरों को इन्वॉल्व करके
दूंगा, इसी की वजह से और कुछ नहीं। दावा किया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को 2 दिन पहले ही बिहार से दिल्ली लाया गया था, जिन्हें फरार आरोपी संजय ने महिपालपुर के किसी होटल में ठहराया था। इस वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों हमलावरों को 1-1 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई थी। वारदात को अंजाम देकर भागने की कोशिश कर रहे दोनों हमलावरों को पुलिस ने पकड़ लिया। 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, अपना पुलिस ने अच्छा काम किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक और 2 पिस्तौल आरोपियों से बरामद की है। साथ ही इनसे पूछताछ के आधार पर फरार आरोपी संजय की गिरफ्तारी के लिए कवायद तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दफ्तर में कुछ पुलिस वाले चेहरा ढके एक आदमी को घेर कर खड़े दिखे। आरोप है कि पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा शख्स 15 लाख का इनामी आतंकी आरिज खान, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले आरिज खान पर आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि आरिज 6 से भी ज्यादा बम धमाकों में शामिल रहा है, जिनमें दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट जैसे मामले शामिल हैं। दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर के बाद से आरिज फरार चल रहा था। आरिज खान पर बम धमाकों में जान गंवाने वाले 165 लोगों की हत्या का आरोप है। इसी वजह से 10 साल से फरार चल रहे आरिज खान पर NIA ने 10 लाख और दिल्ली पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। रिवाइव करने की बिड में थी इंडियन मुजाहिदीन। देश के कई शहरों में आतंकी घटनाओं में शामिल होने के आरोपी आरिज खान से NIA और दूसरी एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। यूपी के जालौन में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बीच सड़क पर हवाई फायरिंग करते नजर आए। ये घटना मंगलवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में एक आदमी गोली चलाते हुए साफ नजर आया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इतने में वहां खड़ी गाड़ी के पीछे से कुछ लोग निकले और जय श्री राम के नारे लगाते हुए उन्होंने भी हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अब बाकी लोग भी जोश में आ गए और फिर भीड़ में सफेद कुर्ता पैजामा पहने एक आदमी ने हवा में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। चश्मदीदों का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा काफी देर तक चलता रहा और गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। असल में बीजेपी के कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख की सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नीलम यादव के चुने जाने से खुश थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की पुष्पा यादव के खिलाफ लाए गए विश्वास मत में जीत हासिल की। लेकिन जब सरेआम फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे के हाथ पांव फूल गए और पुलिस ने तुरंत इस मामले में शिकायत दर्ज की। उसमें जो लोग शामिल हैं, फायरिंग करते दिख रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने ये जानकारी भी दी कि इस घटना में किसी भी पार्टी का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं है। तत्काल टिकट की वेटिंग रहने पर अब ग्राहकों को पूरे पैसे मिलेंगे। 15 फरवरी से तत्काल टिकट के वेटिंग रहने पर रेलवे ग्राहकों को पूरे पैसे वापस कर देगा। बिहार के नालंदा में एक बेकाबू गाड़ी की चपेट में आए 4 मजदूरों में एक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और राज्य की सड़कों से जुड़ी कई योजनाओं को लेकर बातचीत की। बिहार के कटिहार में एक छात्रा के परिवार ने अपहरण की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए आरोपी पड़ोसी के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की। यूपी के सहारनपुर में घर वालों को मनाने में नाकाम रहने पर एक प्रेमी जोड़े ने लड़की की शादी वाले दिन घर से भागकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। यूपी के आगरा में कुछ बदमाशों ने बैंक में कैश जमा कराने जा रहे पेट्रोल पंप के एक मैनेजर को हथियार दिखाकर करीब 6.5 लाख रुपए लूट लिए। यूपी के इलाहाबाद में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई झड़प में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। राजस्थान के जयपुर में बदमाश पेट्रोल पंप से एक आदमी को अगवा कर पिटाई करने के बाद उसे बीच सड़क पर फेंककर फरार हो गए। पंजाब के अमृतसर में एक आदमी पर मूली चोरी करने के आरोप में 5 बच्चों के कपड़े उतरवाकर गांव में घुमाने का आरोप लगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 दिन पहले लापता एक महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। दिल्ली एयरपोर्ट से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करीब 5 किलो हेरोइन के साथ एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। हरियाणा के फरीदाबाद में एक पुलिस वाला एक कंपनी के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ करने लगा। पुलिस को खबर मिली थी कि इस कंपनी के अंदर 2 नकाबपोश बदमाशों ने घुसकर फायरिंग की और करीब 3 लाख रुपए लूटने के बाद वहां से फरार हो गए। घटना से जुड़ा एक CCTV वीडियो भी पुलिस ने जब्त किया, जिसमें दोनों बदमाश कंपनी के अंदर घुसते तो नहीं दिखे, लेकिन लूट के बाद वहां से भागते जरूर नजर आए। जिस स्कूटी में सवार होकर बदमाश पहुंचे थे, वो उसे भी मौके पर ही छोड़कर चले गए। लड़के आए थे जी, तो स्कूटी से अंदर
पिस्तौल तान दी और अपने पैसे लेके रोड पे चलते बने। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मुकदमा दर्ज कर दिया है और जांच अभी जारी है, जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है। एक बार फिर पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर की नौशेरा में फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद अरुणाचल प्रदेश का भी दौरा करेंगे। कांग्रेस ने ट्विटर के जरिए एक वीडियो पोस्ट कर पीएम मोदी को वैलेंटाइंस डे का संदेश भेजते हुए तंज कसा कि प्यार बांटे, जुमले नहीं। मुंबई सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता कृपा शंकर सिंह को राहत देते हुए सबूतों के अभाव में आय से अधिक संपत्ति का मामला खारिज कर दिया। आज हरियाणा के जिंद में होने वाली बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बाइक रैली पर रोक लगाने की याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी पहले दिन हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वो मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकारी संस्थाओं पर आरएसएस के कब्जा करने का आरोप लगाया। चुनावी माहौल में राहुल गांधी के आरएसएस और सरकार पर हमले से सियासी माहौल गर्म है, इसलिए बीजेपी और आरएसएस ने भी राहुल पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। राहुल गांधी अपनी परिपक्वता का बार बार परिचय दे रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है। मंगलवार को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में आरएसएस पर सवाल उठाए थे। आरएसएस अपने लोगों को हर इंस्टीट्यूशन में डालने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने सेना पर दिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी आपत्ति जताई और आरएसएस से माफी मांगने की बात की। कर्नाटक दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी ने नौकरी पेशा लोगों के एक समूह से भी मुलाकात की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने नोटबंदी का फैसला आरएसएस के कहने पर किया। इट वॉज ए पर्टिकुलर आइडियोलॉग ऑफ द आरएसएस। राहुल के इस आरोप पर भी आरएसएस से जुड़े राकेश सिन्हा ने तंज कसा। अगर राहुल गांधी को संघ का दर्शन नोटबंदी में भी हो रहा तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। राकेश सिन्हा ने सफाई दी कि आरएसएस संस्थाओं पर कब्जा नहीं करता, बल्कि समाज को जोड़ने का काम करता है। बिहार के कटिहार में कुछ महिलाएं एक पुलिस वाले से उलझती नजर आई। महिलाओं का ये गुस्सा पुलिस और शराब तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद भड़का, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक आदमी की मौत हो गई थी। महिलाओं का गुस्सा देख पुलिस वाला उनके चंगुल से भाग निकला, लेकिन कुछ दूरी पर उसे लोगों ने फिर से दबोच लिया। भीड़ में कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की तो मौके का फायदा उठाकर एक आदमी ने पुलिस की बंदूक छीन ली। पुलिस वाला लोगों के बीच घिरा था और वो आदमी पुलिस की बंदूक लेकर फरार हो गया। हालांकि बाद में भारी पुलिस बल को मौके पर बुलाकर हालात पर काबू पाया गया और छीने गए हथियार भी बरामद किए गए। हरियाणा के सीएम खट्टर ने बिना नंबर वाली बाइक की सवारी की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल से जींद में होने वाली अमित शाह की रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भुंतर एयरपोर्ट के पास एक लकड़ी की दुकान में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। महाशिवरात्रि के मौके पर रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली में मंदिर जाकर पूजा की। मध्य प्रदेश में ओले गिरने की वजह से बर्बाद हुई फसल को देखने पहुंचे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों को मदद करने का भरोसा दिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में पार्टी नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के झांसी में वन विभाग की टीम ने 9 मरे हुए और 3 बेहोशी की हालत में मिले मोरों के मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के बरेली में बीजेपी नेता ज्योति मिश्रा पर एक आरोपी की पैरवी के लिए थाने में घुसकर अपने समर्थकों के साथ पुलिस से बदसलूकी का आरोप लगा। कॉमेडियन कपिल शर्मा का अमृतसर में बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाने का एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस में शिकायत की गई। दक्षिण अफ्रीका के कोच ओटिस गिब्सन ने माना कि वनडे सीरीज में भारत से मिली हार ने उनकी टीम की वर्ल्ड कप की तैयारियों की पोल खोल दी। रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वें वनडे मैच में लगाए गए शतक को वैलेंटाइंस डे के मौके पर अपनी पत्नी के लिए एक गिफ्ट बताया। एक क्लब के बाहर मारपीट के आरोपी इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को न्यूजीलैंड दौरे पर गई टीम में शामिल करने का फैसला लिया गया।